महज 1 साल से लेकर 13 बरस की नाजुक उम्र के बीच के 4 नाबालिग बच्चे खतरनाक जंगली जानवरों और जहरीले पौधों से भरा अमेज़न का दलदल भरा वीरान जंगल। भूख प्यास बुझाने का कोई भी साधन मौजूद नहीं। वहाँ के खतरनाक चाइल्ड ट्रैफिकिंग वाले गैंग से किडनैपिंग का खतरा और नर्क के वो 40 दिन। अगर कोई आम साधारण सा शख्स होता तो हालात के आगे अपने को सरेंडर कर देता, लेकिन कोलंबिया के 4 बच्चे अलग साबित हुए, जिन्होंने 40 दिनों के संघर्ष बाद भी अपना हौसला नहीं खोया। लड़ते रहे, डटे और खड़े रहे, उपलब्ध संसाधनों के सहारे जूझते रहे। जब अचानक से सर्च एंड रेस्क्यू टीम उनके पास पहुंची तो उन्हें अपनी आंखों पर रत्ती भर भरोसा नहीं हुआ। चारों बच्चे इतना सब कुछ गुजरने के बाद भी अपनी जगह पर सही सलामत थे। रेस्क्यू टीम में शामिल हर शख्स के मुंह से बस यही निकला, इट्स अ मिरेकल, कि ये तो जादू है। सच में ये किसी अचंभे से कम नहीं था। इस घटना में न सिर्फ कोलंबिया बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। जी, अब हम आपको विस्तार से पूरा प्रकरण सुनाएंगे कोलंबिया के इन 4 चमत्कारी बच्चों का। ये मानचित्र देखिए। कोलंबिया साउथ अमेरिकी महाद्वीप का एक हिस्सा है। नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका में जाने का रास्ता कोलंबिया से होकर जाता है। इस वजह से इसको गेटवे टू साउथ अमेरिका भी कहा जाता है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। यही सबसे बड़ा शहर भी है इस देश का। कोलंबिया के उत्तर में कैरिबियाई सागर है और पूरब की तरफ प्रशांत महासागर है। पड़ोसी देशों की गिनती करें तो पनामा, ब्राज़ील, वेनेजुला, पेरू और इक्वाडोर जैसे देश हैं। इस देश की आबादी लगभग 5 करोड़ लोगों की है। कोलंबिया का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर रखा गया था, लेकिन यह भी दिलचस्प है कि उसने कभी कोलंबिया की ज़मीन पर कदम तक नहीं रखा था। यूरोप के लिए इस ज़मीन को स्पेनिश खोजी अलोंसो डे ओहेडा ने 1499 ईस्वी में खोजा था, जो कोलंबस का खास दोस्त था। बात करें राजनीतिक परिदृश्य की तो 1535 में स्पेन ने कोलंबिया को अपनी कॉलोनी बना लिया था। उनका शासन 1819 तक चला था। फिर विद्रोह हुआ और कोलंबिया ने अपनी स्वतंत्रता पाई। तब से इस मुल्क में कई बार तख्ता पलट और विद्रोह हो चुके हैं। फिलहाल कोलंबिया में लोकतंत्र है। पॉपुलर कल्चर में कोलंबिया की पहचान 2 लोगों से बनी। पहला था कुख्यात ड्रग डीलर पाब्लो एस्कोबार और दूसरे नंबर पर थे साहित्य में नोबेल जीतने वाले गैब्रियल गार्सिया मार्केज। प्राकृतिक संसाधनों और खूबसूरत लैंडस्केप से लैस कोलंबिया पिछले कई वर्षों से ड्रग कार्टेल्स की समस्याओं से जूझ रहा है। इस समस्या ने मुल्क को हिंसा की आग में झोंक रखा है। सरकार और सेना का एक बड़ा हिस्सा ड्रग गिरोह से निपटने में व्यस्त रहता है, जिसमें इस देश का एक बहुत बड़ा बजट खर्च होता है। इसलिए 1 मई 2023 को जब आर्मी हेडक्वार्टर में इमरजेंसी कॉल की घंटी बजी, उन्हें लगा फिर से ड्रग कार्टेल से कहीं मुठभेड़ होने वाली है। लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग था। ये मामला एक विमान के हादसे का था। आर्मी को पता चला है कि अमेज़न के जंगलों के ऊपर से गुजर रहे एक पैसेंजर प्लेन ने संपर्क खो दिया है। आशंका जताई गई कि प्लेन क्रैश हो चुका है। उस समय किसी के बचने की उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि प्लेन जिस घनघोर जंगल के ऊपर क्रैश हुआ था उसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते थे। जंगल का वो हिस्सा दलदली जमीन, खतरनाक जानवरों और जहरीले पौधों से भरा हुआ था। बोला गया अगर लोग प्लेन क्रैश से बच भी गए होंगे तो या तो उन्हें जंगली जानवर खा जाएंगे या फिर भूख प्यास से वो खुद ही दम तोड़ देंगे। इसके अलावा किसी को प्लेन हादसे का अंतिम लोकेशन नहीं पता था। ये तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनने जैसा असंभव कार्य था। फिर भी सूचना मिलने के तुरंत बाद सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत कर दी गई। इस ऑपरेशन में कोलंबिया की थल सेना, वायुसेना, स्थानीय पुलिस बल के अलावा वहां के लोकल वॉलंटियर्स की टीम भी शामिल हुई। ग्राउंड पर सर्च डॉग को भी लगाया गया। जब तक मिशन पूरा हुआ तब तक इस टीम में शामिल लोगों की संख्या लगभग 400 के पार जा चुकी थी। उनके अलावा कोलंबिया की 4 करोड़ जनता भी उनकी सलामती की दुआ कर रही थी। अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में आगे बताएंगे। पहले ये जान लेते हैं कि प्लेन में कौन लोग बैठे थे और वे कहाँ जा रहे थे। कोलंबिया के सेंटर में एक छोटा सा कस्बा है, सैन होजे कुआरे, जिसकी आबादी 1 लाख से भी कम लोगों की है। इन्हीं लोगों में मैनुअल रेनोक का एक परिवार भी था। परिवार में उनकी पत्नी और 4 बच्चे थे। रेनोक एक आदिवासी हुतीतो समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। वो इस समुदाय के प्रमुख नेता भी रहे हैं। इस इलाके में उनका एक बड़ा कद और रुतबा था। हालांकि यही रुतबा उनके लिए मुसीबत का सबब भी बन गया।
रिवॉल्यूशनरी आर्म्ड फोर्स ऑफ कोलंबिया से जुड़ा चरमपंथी कैरोलिना रामिरेज फ्रंट रेनोक और उनके परिवार को हमेशा धमकी देता रहता था। उन्हें ज़बरदस्ती जगह खाली करने के लिए कहा जाता था, इसलिए उनका परिवार कोलंबिया के साउथ में जाकर बस गया था। रेनोक उसी कस्बे में रह गए। उनका परिवार बीच बीच में उनसे मिलने आता जाता रहता था। इस वर्ष अप्रैल में भी वो रेनोक से मिलने आए थे। 1 मई को उनकी वापसी थी। 350 किलोमीटर का फासला एक छोटे से एयरप्लेन में पूरा करना था। रेनोक की पत्नी अपने 4 बच्चों के साथ प्लेन में सवार हुई। कुछ मिनटों में प्लेन अमेज़न जंगल के ऊपर उड़ अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहा था। तभी पायलट को इंजन में खराबी का पता चला। उसने कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी, लेकिन कुछ देर बाद ही प्लेन रडार से भी गायब हो गया। इसके बाद प्लेन और उसमें सवार लोगों का भविष्य अंधकार में डूब गया। अब आप सोचिए कि आप किसी जंगल में फंस जाएं, ऐसे जंगल में जहां आपका सामना जहरीले सांप, खूंखार जंगली जानवरों से हो, जहां खाने पीने में सतर्कता बरतनी हो, क्योंकि जंगल में जहरीले फल और जहरीली वनस्पतियां भी जगह जगह रहती हैं, और जंगल ऐसा कि जहां दिन से लंबी रात होती हो और जीने के लिए आपके पास कुछ ना हो, तो आप जिंदा रहने के लिए क्या करेंगे? आपने ऐसे दृश्य अभी तक फिल्मों में ही देखे होंगे, लेकिन वहाँ ये जीवन की असलियत थी। वो असलियत जिसमें सीन रीशूट करने या कहानी बदलने का कोई मौका नहीं होता। प्लेन क्रैश के बाद उन्हें कोई चमत्कार ही जिंदा बचा सकता था। उन्हें तब तक जिंदा रहना था जब तक कि आर्मी या अन्य जगहों से कोई मदद उन तक ना पहुंच जाए। शुरू के 2 हफ्तों तक हाथ पैर मारने के बाद सर्च मिशन पर निकली टीम हिम्मत हारने लगी थी। फिर 15-16 मई को घनघोर रात को वहां की आर्मी को प्लेन का मलबा मिला और साथ में 2 लाशें भी, लेकिन चारों बच्चों का कुछ पता नहीं था। उनमें से सबसे छोटा बच्चा 11 महीने का था। उसको लेकर सबसे ज्यादा चिंता जताई जा रही थी। सर्च अभियान में सेना के साथ कुछ खोजी कुत्ते भी शामिल थे। मलबे से कुछ दूरी पर एक खोजी कुत्ते को एक बच्चे की दूध की बोतल मिली। इसके बाद सेना की उम्मीद और आशा और बढ़ गई। उसी इलाके के आसपास तलाश और खोज तेज कर दी गई। आर्मी ने वहां के कुछ लोकल आदिवासियों की सहायता भी ली। वे लोग उस इलाके के कोने कोने से वाकिफ थे। कुछ समय और बीता तो सर्च टीम को बच्चों के कपड़े, जूते और आधे खाए हुए फल वगैरह मिले। फिर प्लेन क्रैश वाली जगह से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर एक कैंप भी मिला, जहां डायपर और कैंची भी पाई गई, और उसी जगह से लकड़ी से बनाया गया एक अस्थायी शेल्टर भी मिला। अब आर्मी टीम को यकीन हो चुका था कि जंगल में 1 से ज़्यादा बच्चे जिंदा हैं, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे इसका अंदाज़ा उन्हें भी नहीं था। जितनी ज़्यादा देरी होती, बच्चों की जान पर खतरा भी उतना ही ज़्यादा होता। फिर आती है 17 मई की तारीख। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो द्वारा बच्चों के मिलने की बात ट्वीट कर दी जाती है। उन्होंने ये ट्वीट उनके दिए गए ताज़ा आंकड़ों के आधार पर लिखा था, लेकिन ये सत्य नहीं था। अगले ही दिन उन्हें ये ट्वीट डिलीट करना पड़ गया। उन्होंने कहा कि उन्हें गलत जानकारी दी गई थी। इसकी वजह से वहां के लोगों द्वारा राष्ट्रपति की आलोचना भी की गई। इधर समय तेजी से बीतता चला जा रहा था। लोगों में जो उम्मीद जगी थी वो धीरे धीरे कम होने लगी थी। खोजी दस्ते को आगे सुराग मिलना बंद हो चुका था। खोजी दल के एक अधिकारी ने निराश भरे शब्दों में बोला था, बच्चों को खोजना घास के ढेर में सुई तलाशने से भी ज्यादा मुश्किल है। ये किसी बड़े कालीन में एक पिस्सू का पता लगाने जैसा है, क्योंकि बच्चे जंगल में एक जगह से दूसरी जगह पर लगातार घूम रहे हैं। हमें नहीं पता कि वो अगले पल कहाँ होंगे। फिर आती है 9 जून की वो चमत्कारी तारीख। शाम के 4 बजे आर्मी के वायरलेस रेडियो पर आवाज आई, मिरेकल 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 मिरेकल। ये सेना का कोड था, ये बताने के लिए चारों बच्चे मिल गए हैं। कुपोषण की वजह से बच्चों का शरीर बहुत ही कमजोर और सूख गया था। हालांकि कोई भी गंभीर स्थिति में नहीं था। ये बच्चे कोलंबिया के सबसे खतरनाक जंगल में 40 दिनों तक अपने आप को जिंदा रखने में सफल रहे। ये किसी जादुई शक्ति और चमत्कार से कम नहीं था। इस मौके पर राष्ट्रपति पेत्रो ने कहा, उन्होंने अद्वितीय जिजीविषा का उदाहरण दिया है। ये कहानी इतिहास में दर्ज होगी। ये पूरे देश के लिए खुशी का दिन है। चारों बच्चों को फिलहाल अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये बच्चे आखिर बचे कैसे। ये कहानी भी बेहद रोमांच से भरी है। चारों बच्चों में
सबसे बड़ी लेस्ली जो कि 13 साल की थी, साथ में उसके 3 छोटे भाई थे। सबसे छोटा 11 महीने का था, वो माँ के दूध पर निर्भर था। क्रैश के टाइम बच्चों की माँ जीवित थी, लेकिन उसे गहरी चोट लगी थी। कुछ दिनों तक जब मदद नहीं आई तब उसने बड़ी बेटी लेस्ली को बुलाकर कहा, तुम लोग यहाँ से निकलने में कामयाब होगे, तुम सभी अपने पिता के पास जाओगे, वो तुम्हें मेरे जितना ही प्यार करेंगे। इसके बाद माँ ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए दम तोड़ दिया। बच्चे अकेले पड़ गए। तब लेस्ली ने कमान संभाली। उसने अपने बुजुर्गों से जितना कुछ सीख रखा था उसको याद किया। जंगलों में जहरीले फलों की पहचान की, अस्थायी शेल्टर्स बनाए, अपने छोटे भाइयों को पेड़ों की जड़ें और बीज खिलाए और उन्हें 40 दिनों तक सुरक्षित रखा। वही उसी जंगल में कुछ सैनिक और स्थानीय वॉलंटियर्स जंगल के अंदर पैदल घूम रहे थे, खोजी कुत्तों के सहारे निशान ढूंढे जा रहे थे। वायुसेना के लोग हेलीकॉप्टर से खाने पीने की सामान नीचे गिरा रहे थे। सेना ने जंगल में जान बचाने के उपाय बताने वाले 10,000 से ज्यादा पर्चे भी जंगल में गिराए। खोजी दस्ते ने उनकी दादी का एक ऑडियो मैसेज भी रिकॉर्ड करवाया। ये संदेश स्पेनिश और वहाँ की लोकल आदिवासी भाषा में रिकॉर्ड किया गया था। इसे लाउड स्पीकर से जंगल के ऊपर बजाया गया। मैसेज कुछ ऐसा था, बच्चों मैं तुम्हारी दादी हूँ, मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना, तुम जहाँ हो वहीं पर रुक जाओ, लोग तुम्हारी तलाश में जुटे हैं ताकि ये लोग तुम्हें खोज पाएं। वहीं 26 मई को लेस्ली के सबसे छोटे भाई का 1 बरस पूरा हो गया। वो जंगल में ही 1 साल का हो गया था। आर्मी ने उसकी याद में पहला जन्मदिन सेलिब्रेट किया। उन्हें अगले 13 दिनों तक इंतजार करना था। 9 जून को एक टुकड़ी उसी इलाके के आसपास खोज कर रही थी जहां से उन्हें अस्थायी शेल्टर्स और जूते मिले थे। आर्मी के साथ खोजी कुत्ते भी सर्च ऑपरेशन में शामिल थे। कुछ देर बाद एक कुत्ता ग्रुप से हटकर भागने लगा, बाकी लोग भी उसी दिशा में गए। तभी उन्हें सामने चारों बच्चे दिखे। चारों सही सलामत थे। लोगों को देखते ही छट से लेस्ली के मुंह से निकला, मैं भूखी हूँ। उस समय लेस्ली के हाथ में उसका सबसे छोटा भाई था। सर्च टीम में शामिल एक व्यक्ति ने बताया, जब हमने बच्चों को पहली बार देखा तब उनमें से एक बच्चे के मुंह में कुछ जड़ें थी, वो उन्हें चबा रहे थे। कोलंबिया की आर्मी ने बताया, इन बच्चों ने इस घने जंगल में मिलने वाले एक पेड़ कसावा, जिससे रोटी के लिए आटा बनाया जाता है, वो भी खाया। नियमित खाना नहीं मिलने के चलते वे थोड़े कमज़ोर ज़रूर हुए, लेकिन उन्हें सर्वाइकल में इससे बहुत सहायता मिली। इसमें से अधिकतर लोगों ने अंग्रेज़ी लेखक रुडयार्ड किपलिंग की लिखी द जंगल बुक पढ़ी होगी या उस पर बनी मूवी तो ज़रूर देखी होगी। इस कहानी का मुख्य किरदार एक बच्चा है। वो जंगली जानवरों के बीच पलकर युवा होता है। उसे जंगल का हर नियम उसे मालूम होता है। जंगल में जिंदा रहने के लिए क्या खाया जा सकता है, क्या नहीं खाना है, उसे सर्वाइकल की सभी तरकीबें मालूम होती हैं। किपलिंग की कहानी काल्पनिक थी, लेकिन लेस्ली और उसके 3 भाइयों ने द जंगल बुक को असल जिंदगी में चरितार्थ करके दिखा दिया है। जैसा कि राष्ट्रपति पेत्रो ने कहा, जंगल ने उन्हें जिंदा रखा, वे जंगल की संतानें हैं और अब वे पूरे कोलंबिया के सगे हो चुके हैं। हालांकि उनकी मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुई है। फिलहाल चारों बच्चे अस्पताल में ही हैं। उनके संघर्ष की कहानी पूरे दुनिया में एक गर्म मुद्दा बनी हुई है। इसी बीच उनकी कस्टडी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया है। बच्चों के पिता मैनुएल रेनोक पर घरेलू हिंसा के आरोप लग रहे हैं। आरोप ये भी है कि इसी वजह से उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ अलग रहती थी। सबसे बड़े 2 बच्चे रेनोक की सगी औलाद नहीं है। 2 सबसे छोटे बच्चों के नाना नानी ने उनकी कस्टडी के लिए कोर्ट में अपील भी दायर कर दी है। उनका कहना है कि मां की मौत के बाद उनकी सही से परवरिश नहीं हो पाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि घर में होने वाले झगड़ों के चलते बच्चे कई बार जंगल में छिप जाते थे। रेनोक ने मारपीट का आरोप स्वीकारा है। अब गेंद कोलंबिया की चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसी के पाले में है। एजेंसी बच्चों के ठीक होने पर उनसे बातचीत करेगी। फिर ये तय किया जाएगा कि इन बच्चों की कस्टडी किसे मिलनी चाहिए।